अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएई के अंदर यानी कि दुबई में या दुबई के जो यूएई के जो दूसरी स्टेट्स हैं, टोटल 7 स्टेट्स हैं, उसमें किस तरह से आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, क्या फ़ायदा है कंपनी बनाने का और क्या क्या स्टेप्स हैं, कितना ख़र्चा आता है और आखिर में आपको ये अकामा कैसे मिलता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि दुबई के अंदर कंपनी कौन कौन सी है और किस तरह बनाई जा सकती है। अच्छा, ये जो नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस पे या जितनी मेरी नॉलेज है उसके लिहाज से मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें और भी कई इन डेप्थ बातें हैं जो आपको रियल कंसल्टेंट बता सकता है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ बिज़नेस का, वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करने का। मैंने भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराया था, उस कंसल्टेंट की डिटेल्स मैं अपनी वीडियो में नीचे दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली पहला स्टेप कि मैंने यूएई के अंदर कंपनी क्यों बनाई या क्या वजूहात थी। तो सबसे पहले ये था कि मैं, क्योंकि जेटेक्स जो ग्लोबल एग्जीबिशन है दुबई की, उसमें मैं 3 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो जो दुबई में लोग आते हैं उनका मेन कंसर्न या हम लोगों से सवालात ये होते थे कि क्या आपकी कंपनी दुबई में है, क्या आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं दुबई में। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि डील बनते बनते रह गई। वो कहते थे हम दुबई से बाहर के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। और जो अरब के वहाँ अरबी लोग हैं या वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो रिलाई करती हैं फिजिकल ऑन साइट। यूएस कनाडा वगैरह के अंदर तो चले आप रिमोट काम कर लेते हैं, दुबई और मिडिल ईस्ट के अंदर लोग कहते हैं अरबी कि हमारे पास आके काम करो। तो अगर वहाँ ऑफिस होगा तो बिजनेस लेने के ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं 3 साल से एग्जीबिशन कर रहा था, तो मुझे तीसरे साल जाके एक कंपनी ने अप्रोच किया। उन्होंने कहा हम आपके साथ बिजनेस करेंगे बट पहले आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करें। जैसे ही मैंने कंपनी स्टैब्लिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दुबई में तकरीबन कोई 4 से 5 क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, 5 के करीब है मेरे पास क्लाइंट्स। और वो इसी वजह से हैं कि दुबई में कंपनी है, उनको ट्रस्ट है, भरोसा है कि मैं कहीं भागूंगा नहीं। अच्छा जी, अच्छा, कंपनी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस हो। कंपनी मैंने बना ली। अब मैं स्टेप बताता हूँ कि कंपनी मैंने किस तरह से बनाई और क्या उस स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है। ठीक है। सो दुबई के अंदर 2 तरह की कंपनीज आप बना सकते हैं, एक फ्री जोन में बना सकते हैं और एक मेन लैंड में बना सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ दुबई नहीं, दुबई के अंदर टोटल 7 एमिरेट्स आती हैं आई थिंक, जिसमें अबू धाबी है पहली, दुबई, शारजा, अजमान, अलैन, फुजैरा, रासुल खैमा, ये 7 वो हैं। ठीक है, करीब करीब ही हैं सारी, आधे आधे एक एक घंटे के ऊपर। अबू धाबी इनका कैपिटल है और बकिया है। दुबई में आप कंपनी बनाते हैं तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपने डिसाइड करना है कि आपने दुबई में रहना है या सिर्फ कंपनी बना के बिजनेस करना है। जैसे मुझे कंटिन्यूस दुबई में नहीं रहना था, ना है, मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे आसानी ये हो गई कि मेरे पास अब अकामा है तो मैं किसी भी गल्फ कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मुझे एक तो ये अकामा चाहिए था जिसके ज़रिए मैं ट्रैवलिंग कर सकूँ ईजिली। नंबर 2, दुबई के अंदर ज़ाहिर कंपनीज के साथ काम करना है। तीसरा, बैंक अकाउंट खोलना है। तो ये वजूहत है जिसके लिए कंपनी का होना ज़रूरी है। मैं दोबारा समरी कर देता हूँ कि कंपनी क्यों बनानी चाहिए। पहली ज़रूरत कि आपके पास दुबई का अकामा हो। ठीक है ना, ये अकामा होगा तो इसकी वजह से आप दुबई, उनकी तमाम एमिरेट्स और उसके अलावा ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इनके ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आराम से। और ये अकामा 2 साल के लिए होता है। तो एक तो इसके लिए था कि ये मैं मल्टीपल गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकूं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ के लोगों के साथ अगर आपको बिजनेस करना है तो आप वहाँ लीगल एंटिटी के तौर पे हो, आपके पास अकामा हो और आपके पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो, इधर फ्री जोन में हो। वो फ्री और वो मैं बाद में बताता हूँ। तीसरी ज़रूरत क्या थी? तीसरी ज़रूरत ये थी कि वहाँ बैंक अकाउंट खोलना हो। अगर आपको, तो बैंक अकाउंट बगैर कंपनी के नहीं खुलता। इवन के अगर आपको पर्सनल अकाउंट भी खोलना हो तो उसके लिए अकामा चाहिए। अकामा आपको 2 वजह से मिलता है, या तो आपकी अपनी कंपनी हो या आप किसी कंपनी के मुलाजिम हो। ठीक है, तो आपने जो है ना ही अपनी किसी कंपनी में मुलाजिम मत तो करनी नहीं है आपने। आपने अगर अपनी कंपनी खोलनी है, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो डेफिनेटली फिर आपने अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये वो वजूहत हैं जो पहली है कि कंपनी क्यों बनाएं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला स्टेप, कंपनी कौन कौन सी बना सकते हैं, वहाँ पे किन किन एरिया में बना सकते हैं। तो किसी भी आप एमिरेट्स में जाएंगे उसमें मेन लैंड और फ्री जोन, ये 2 तरह की कंपनीज आप बना सकते हैं। फ्री जोन वो इलाके हैं जो उन्होंने मुख्तस किए हैं कि यहाँ स्टार्टअप कंपनीज और वो कंपनीज जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं। और आपने जो कंपनी बनानी है वो मेन लैंड में अगर आप बनाते हैं तो मेन लैंड के अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं,
पहले तो ये डिसाइड करना है फ्री जोन। फ्री जोन अगर आप पहली दफा बना रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि फ्री जोन में बनाएं। फ्री जोन के अंदर आप 7 स्टेट में कहीं भी बना सकते हो। फ्री जोन में आपको ऑफिस नहीं लेना। फ्री जोन में आपके ऊपर 9% का जो वैट लगता है, वीएटी, वो नहीं लगता। और फ्री जोन के अंदर बहुत सारे जो लेबर लॉज और वो सब हैं, वो सारे अप्लाई नहीं होते। फ्री जोन एक तरह की कुछ मखसूस जगहें हैं, जहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं, जहाँ आप को वर्किंग स्पेस लेके अपना काम कर सकते हैं। अब उसमें बहुत सारी हैं, डिटैक है, मैंने सिलिकॉन ओएसिस में बनाई है। अब फर्क मैंने आपको बता दिया। मेनलैंड में बनाते हैं तो मेनलैंड में आपको ऑफिस भी लेना है, मेनलैंड में आपको 9% का वीएटी भी लगेगा, मेनलैंड पे आपके लेबर लॉ भी लगेगा। लेकिन जाहिर है मेनलैंड का फायदा यह है कि आप, मेनलैंड का मतलब है जो शहर के अंदर है उनके साथ आप काम कर सकते हैं। फ्री जोन के अंदर यह है कि अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तब तो आप मेनलैंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं फ्री जोन से, तो मेनलैंड को अगर आप बेचते हैं तो आपके ऊपर 9% वीएटी, यानी कि आपको 9% वीएटी चार्ज करना पड़ता है। मेरी सर्विस बेस्ड कंपनी, तो अगर मैं फ्री जोन से मेनलैंड में काम भी करता हूं तो मुझे 9% का वीएटी प्रॉब्लम नहीं करता, जो उनका लॉ है। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर 9% लगता है, ठीक है। तो मेनलैंड पे याद रखिएगा 9 से 10% का उनका है वीएटी, तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अब खर्चे की बात मैं अभी तीसरे स्टेप में करूंगा, जो मुझे आप लोगों से करनी है मजीद। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब तीसरा सवाल, किस स्टेट में बनाएं, किस एमिरेट में जाके बनाएं? तो जो बहुत सारे लोग बनाते हैं वो जाके बनाते हैं राकेज में, रासुल खैमा में। रासुल खैमा में सस्ता पड़ता है और बाकी जगहों पे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने रासुल खैमा में अप्लाई किया था, मेरा फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी रिजेक्शन हो गई, लेकिन क्यों रिजेक्ट हुआ नहीं पता लगा। लेकिन एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता। फिर मैं दुबई आ गया, दुबई में आराम से मेरा हो गया। दुबई में जो मैंने फ्री जोन चूज़ किया था, जो मेरे कंसल्टेंट ने मुझे एडवाइस किया था एज पर माई बिजनेस, क्योंकि मेरा क्लाउड, डेवऑप्स और कंसल्टेंसी बिजनेस है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है वो सिलिकॉन ओएसिस में बना लें, जिसको फिस्को कहते हैं, FZCO, फ्री जोन कंपनी, ठीक है ना। DSO कहलाता है, दुबई सिलिकॉन ओएसिस। ये एक अलग जगह है जहाँ पे मैं अपनी कोवर्किंग स्पेस वगैरह भी ले सकता हूँ और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब तीसरी बात, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और कितना खर्चा आता है। तो जी, अगर आप रासुल खैमा में बनाते हैं तो रफली आपका तकरीबन 13,000 से 14,000 दरम तक का खर्चा आता है, जिसमें आपका कमर्शियल लाइसेंस, आपका रेजिडेंट परमिट जिसको आरवी कहते हैं, रेजिडेंट वीज़ा, और आपका अकामा जो कि 2 साल का होता है, ये तमाम चीज़ें आपकी शामिल होती हैं। रासुल खैमा ज़ाहिर है बाहर की स्टेट है, तो दुबई में बैंक अकाउंट खुलने वगैरह में कभी कभार प्रॉब्लम होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट रिकमेंड यही है कि दुबई में ही आप अपनी कंपनी बनाएं। दुबई में कंपनी, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ थी कि मेरा रासुल खैमा में नहीं हुआ, तो मुझे दुबई वापस आना पड़ा कंपनी बनाने के लिए। दुबई में मेरा खर्चा आया 22,000 दरम, विच इज़ इक्विवेलेंट टू तकरीबन $6,000 मेरे लगे। अब सवाल ये उठता है, ये जो 22,000 दरम मेरे लगे, या आपके जो वहाँ 14,000 दरम रासुल खैमा में लग रहे होंगे, ये है क्या? क्योंकि आप बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स देखेंगे, वहाँ लिखा होगा फ्री वीज़ा, फ्री लाइफ टाइम वीज़ा, कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत समझने क्या है, जब आप कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं बिजनेस का फ्री जोन के अंदर, अभी मैं फ्री जोन के ऊपर फोकस करके बात कर रहा हूँ, तो फ्री जोन के अंदर आपको हर साल लाइसेंस की फीस देनी है। मिसाल के तौर पे आप रासुल खैमा में बना रहे हैं तो 14,000 दरम आपने दिए हैं तकरीबन, उसमें से तकरीबन 4 से 4,500 दरम आपकी किसकी फीस है? वीज़ा की, ये अकामा 2 साल के लिए, ये 2 साल के बाद बनता है, और कमर्शियल लाइसेंस हर 1 साल। तो पहली दफ़ा अगर आपने दिया, लेट से 2023 में आपने बिजनेस का कमर्शियल लाइसेंस की फीस दी और साथ में अपनी अकामा की भी फीस दी वीज़ा की, जिसमें आपका मेडिकल वेडिकल सब शामिल है, 14,000 दरम दिए। अगले साल आपको अकामा की या वीज़ा की फीस नहीं देनी है आपको। अगले साल आपको किस चीज़ की फीस देनी है? अपने कमर्शियल लाइसेंस की देनी है, जो कि बनता है आपका तकरीबन 10 से 11,000 दरम बनेगा रासुल खैमा में, और अगर दुबई में आप जा रहे हैं तो 17 से 18,000 दरम बनेगा। तीसरे साल फिर डबल फीस देनी होगी, क्योंकि अकामा हर 2 साल के बाद रिन्यू होता है, तो हर 2 साल के बाद आपको 23,000 बनेगा। इसकी वजह से आप जो है इजीली बिजनेस कर सकते हैं और इजीली जो है आ जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि आपको हर 6 महीने पे एक दफ़ा एंट्री मारनी है दुबई में। अगर नहीं मारेंगे तो ये लैप्स कर जाएगा। इस पर नीचे लिखा हुआ भी है, आई थिंक लास्ट में कहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, कि हर 6 मंथ में आपको जो है एंट्री करनी है। अगर आपने एंट्री नहीं की तो फिर आपका लैप्स हो जाएगा। तो आप अपने पास कैलेंडर रखें, आप कहीं और सफ़र पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे मिडिल ईस्ट कहीं और जा रहे हैं, तो ट्रांजिट ले लें आप। मिसाल के तौर पे आप, जैसे भी मैं यूएस से आ रहा था तो मैंने दुबई में 17 घंटे का ट्रांजिट ले लिया। मैं दुबई में उतरा, एग्जिट किया, अगले दिन दोबारा एंटर किया, निकल आया। तो अगले 6 महीने तक मुझे, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ डजेंट मैटर, तो ये हेक्टिक भी उतर जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये, आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा। कंसल्टेंट का मैं नंबर दे दूंगा, उसके लिए कंसल्टेंट आपसे जो है ना पाकिस्तानी कंपनी की डिटेल मांगेगी। अगर आपने दुबई में कंपनी बनानी है तो आपकी पहले से पाकिस्तान वगैरह में कहीं कंपनी होनी चाहिए,
ताकि उसके डॉक्यूमेंट की बेसिस पर दुबई आपको अलाउ करे कि आप हाँ हमारे पास आप ट्रस्टेड आ रहे हैं, किसी और मुल्क में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमारे लिए रिलायबल हैं, आप बिजनेस खोल सकते हैं। तो पाकिस्तानी कंपनी जैसे मेरी यहाँ पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटर और प्राइवेट लिमिटेड दोनों है, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट को दिए और वो इजीली खुल गया। छठी चीज, टोटल प्रोसेस तकरीबन 2 महीने का लगता है। आप कंसल्टेंट को पैसे देते हैं, कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो डॉक्यूमेंट फाइनल करती हैं, अप्लाई करती हैं, उसके बाद जब आपका आरवी निकल आता है, रेजिडेंट वीज़ा, तो आपको वो परमिट के लिए बोलती है कि अब आप दुबई आ जाएं और आप अपना मेडिकल, अकामा, फिंगरप्रिंट्स और ये सारे कर लें। याद रखिएगा जब आप दुबई जा रहे हो, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आप जब अपने मेडिकल और अकामा लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक टेम्परेरी पास मिलता है जिसको वर्क परमिट कहते हैं, ठीक है, आरवी मिलता है आपको टेम्परेरी बेसिस पर, वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप जब फ्लाई कर रहे हो यहाँ से, तो ये बात माइंड में रखिएगा कि आपको अपना प्रोटेक्टर अपने पासपोर्ट के ऊपर लगवाना पड़ेगा। प्रोटेक्टर उन लोगों के लिए रखता है जो वर्क परमिट पे काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है, भाई मैं तो कंपनी खोलने जा रहा हूँ, मेरा कैसा वर्क परमिट? तो मैं एज अ कंपनी डायरेक्टर वहाँ पे मेरे जो काम है इसके ऊपर जर्नल मैनेजर लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं अपनी कंपनी का एम्प्लॉय भी हूँ। एज अ डायरेक्टर जो होता है वो भी एक एम्प्लॉय के तौर पे होता है, तो मैं वहाँ पे एक एम्प्लॉय के तौर पे जा रहा हूँ एज अ जर्नल मैनेजर। तो प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। आप अगर कराची में है तो KFC शारा फैसल पे जो उसके पीछे ही प्रोटेक्टर ओवरसीज उनका ऑफिस है गवर्नमेंट का, मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। तो वो आपका टोटल खर्चा तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का आएगा और आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लग जाएगा प्रोटेक्टर का, जिसके ऊपर गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है कि बाहर इसको कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम इंश्योर करते हैं इसको। वो इंश्योरेंस आपको पता है पाकिस्तान की इंश्योरेंस ये वाली गवर्नमेंट वाली कैसी होती है, 300, 400, 500 रुपये वाली, लेकिन ये लगाना जरूरी होता है। वीजा में और वर्क परमिट में फर्क ये होता है कि वीजा वाले के अंदर रिटर्न टिकट जरूर होता है। आप जो जा रहे हैं वर्क परमिट है, आप सिर्फ जाने वाला टिकट लेके जाएंगे, वापसी के टिकट की जरूरत नहीं। आप वहाँ 1 महीना रुकें, 6 महीना रुकें, 1 साल रुकें, डजेंट मैटर, वापसी का टिकट नहीं लेना। तो ये फर्क है वीजा में और वर्क परमिट में, याद रखिएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वीजा के अंदर लिमिट होती है 30 से 60 दिन में वापस आना है, उसमें कोई प्रोटेक्टर नहीं लगवाना, और उसके अंदर आप जब जा रहे हो तो वापसी का टिकट दिखाना जरूरी होता है एयरपोर्ट पर FIA को। प्रोटेक्टर अगर आप लगा रहे हैं या आपके पास या खामा है, तो इसका फायदा ये होता है कि आप सिर्फ जाते वक्त का टिकट लेंगे, वापसी का नहीं ले। हो सकता है मैं 10 दिन रुकूं, हो सकता है मैं 4 दिन रुकूं, हो सकता है मैं वहां से कहीं आगे निकल जाऊं, ये सारी चीजें होती है। लेकिन उसके लिए आपके पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर होना चाहिए, नहीं होगा तो आप लेके नहीं चल सकते। सो ये सारी बातें थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ में आई होंगी। अब आखिरी बात खत्म करने से पहले कि जब ये सारी चीजें हो जाती है तो बैंक अकाउंट खुलना मुश्किल होता है, तो मैं सोच रहा हूँ बैंक अकाउंट भी बता दूं। 7वीं बात इसके अंदर ये है कि अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो सबसे आसान बैंक अकाउंट फौरन जो होता है वो होता है मशरिक का। मशरिक का बैंक अकाउंट है जिसको आप खुलवा सकते हैं वहां पे, और इसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं मशरिक कार्ड को, ठीक है। तो अब मशरिक का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आप मशरिक न्यू की ऐप को इंस्टॉल करें, उसमें सारी चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाएं, वो आपका कार्ड आपको डिलीवर कर देंगे और आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। दूसरा, आप एमिरेट्स इस्लामिक में खुलवा सकते हैं, उसमें पर्सनल अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। कंपनी अकाउंट के लिए आपको तकरीबन 2.5 लाख दरम दिखा रहे होते हैं, जो कि इनिशियल वे में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो 10,000 दरम से 8,000 दरम की सेविंग अगर आपकी है तो आप वहाँ पे एमिरेट्स इस्लामिक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सबसे सस्ती जो एरिया है जहाँ पे इजीली आप सर्वाइव कर सकते हैं वो बनियास का इलाका कहलाता है। बनियास है, अलरिका है, डेरा है, ये सारी जगह सस्ती पड़ती हैं आपको, वहीं पे बैंक। सो उम्मीद करता हूँ ये तमाम वीडियो, तमाम प्रोसेस समझ में आया होगा। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस किया कि फ्री जोन में और मेनलैंड कंपनी में क्या फ़र्क है, क्यों कंपनी बनानी चाहिए वो सारे बता दिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना खर्चा आएगा ये सारा हमने डिस्कस किया, क्या कितने टाइम का प्रोसेस है ये सारा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा ईमेल एड्रेस नीचे मौजूद है, आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। दूसरा, जिन कंसल्टेंट से मैंने बनाया था मैं उन कंसल्टेंट का ईमेल एड्रेस, नाम, वो सब मैं आपको दे देता हूँ, तो आप उनसे कांटेक्ट करके बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे लोग ठगने के लिए भी वहाँ होते हैं, तो अपने पैसों को आराम से आहिस्ता के साथ खर्च कीजिएगा ताकि इजीली आप अपनी कंपनी को फॉर्मेशन कर सकें। जाने से पहले लास्ट बात कि आप जो है कंपनी उस वक्त बनाएं जब आपको पता है कि आपका साल में इतने पैसे निकल जाएंगे। लेट से मैंने आपको बताया कि हर साल 5-6 हज़ार डॉलर का खर्चा है, प्लस आप आएंगे जाएंगे वहाँ पे रहेंगे, तकरीबन 7-8 हज़ार डॉलर लग जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 700-800 डॉलर आपका, या हाँ $1,000 के करीब महीने का तकरीबन आप लगा लें, 800 से 1,000 डॉलर, जो कि बनते हैं 3,500 से 4,000 दरम, 3 से 3,500 दरम बनते हैं तकरीबन। तो क्या इतना खर्चा आप कर पाएंगे? क्या कोई ऐसा क्लाइंट है आपके पास जो महीने आपको इतना दे रहा हो? हमारे उस्ताद ने हमें एक बार बताया था कि आप किसी मुल्क में अपना बिजनेस बना रहे हो तो कोशिश करें वहीं के क्लाइंट से पैसे लेके बनाएं, दूसरे कंट्री में जहाँ बिजनेस करें वहाँ से पैसा ले आके वहाँ ना बनाएं। स्टार्टअप में छोटा तो कोशिश करें कि दुबई का ही कोई क्लाइंट हो जो आपको दे रहा हो, उसमें से बच रहा हो,
तो फिर आप बनाएं। ऐसा ना हो कि लोगों को दिखाने के लिए या करने के लिए आप बिला वजह पैसे खर्च कर रहे हो। क्लाइंट कम से कम इतना हो, ब्रेक इवन आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो है वो उन्हीं पैसों से बनाएं। मोबाइल सिम के ऊपर लोग बात करते हैं, सिम कौन सी लें, क्या लें। इत्तिसालात की सिम आप ले सकते हैं, इनिशियल आपको मिल जाएगी, आपको जैन की और बकिया मिल जाएगी, मोबिली वगैरह। इत्तिसालात सही अच्छी है, और उसको बाद में अपने अकामा के ऊपर कन्वर्ट करवा लें। वो नंबर आपका फिक्स रहेगा, वो नंबर ज़रूरी है, क्योंकि SMS बैंक के और बकिया लोगों के मैसेज वगैरह सब उसी पर आते हैं। तो वो सिम अपने पास रखा करें, उसकी ऐप है, उसमें आप 40-50 दरम रखवा के रख लें, चलता रहेगा वो। पाकिस्तान दुबई छोड़ दें आप, अगर दुबई से बाहर निकले तो फिर आप उस सिम को यूज़ ना करें, लेकिन उसकी ऐप रखें ताकि लोगों की कॉलें मैसेजेस उस पर आते रहें, बैंक की ट्रांजेक्शन उस पर आती रहे। अब तो हर चीज़ ऐप के ऊपर मौजूद है, इत्तिसालात की ऐप है, बैंक्स की ऐप है, ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट की, दुबई गवर्नमेंट की ऐप है, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और साल खत्म होने, अकामा खत्म होने से पहले पहले उस अकामा को रिन्यू जरूर करा लीजिएगा, वरना अच्छी खासी पेनल्टी लगती है आपके ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।